पत्नी रमाबाई ने दूसरों के यहाँ चौका बर्तन करके उससे जो पैसा मिला अपने बच्चों को भी पाला। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को विदेश में पैसा भेजा। उनका एक सपना था कि इस देश की जो सबसे बड़ी लोकतंत्र की जो महापंचायत है, जो संविधान के लोकतंत्र का एक आधार है, जहां से हमारे लोगों को सारे राइट्स मिलते हैं, जहां से हमारे लोगों को सारे अधिकार मिल सकते हैं, वो उस लोकतंत्र की सबसे बड़ी महापंचायत के अंदर, उस मंदिर के अंदर अपना पूर्ण बहुमत चाहते थे। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब हमें वोट का अधिकार दिया तो उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी हमारी होगी। 21वीं सदी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्यों कहा? क्योंकि जिस समय हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया, उस समय हमारे समाज के लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि गांधीवादी व्यवस्था और मनुवादी व्यवस्था के वो लोग, जब आज मैं अपने लोगों को वोट का अधिकार दे रहा हूं तो वो हमारे लोगों को लालच देकर उनका वोट खरीद लेंगे। लेकिन जब आने वाले कल में जिस रिजर्वेशन को मैं अपने समाज के लोगों को पूना पैक्ट के समझौते के बाद दे रहा हूं, जब हमारे लोग पढ़ लिख कर आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे और उस व्यवस्था को समझेंगे, तो उसके बाद 21वीं सदी में वो अपने और पराये में पहचान कर सकेंगे। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी होगी। लेकिन क्या आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो बात कही थी, क्या वो सही साबित हो रही है? नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम इस बात को कहने पे आ जाए कि घर घर में लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं जानते, तो ये गलत होगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को आज समाज के 90% लोग जय भीम के उद्घोषण को जानते हैं कि जय भीम हम किस लिए लगाते हैं। अगर आप हमारे उत्तर भारत की तरफ आएंगे तो आप उत्तर भारत की तरफ जाके किसी भी दलित बस्तियों में जाके अगर आप पूछेंगे, और दलित बस्तियों में जाके पूछेंगे कि कौन था डॉक्टर अम्बेडकर, तो हमारे लोग सीना चौड़ा करके कहेंगे कि अम्बेडकर वो था जिसने हमें जीने का अधिकार दिया। अम्बेडकर वो था जिसने हमें शिक्षा का अधिकार दिया। आज अगर मेरे जैसा नौजवान, जिसकी बहुत छोटी सी उम्र है, अगर मेरे जैसा नौजवान इतना बड़ा साहस दिखा पाया कि वो पूरे देश की यात्रा कर रहा है और इस विजन के साथ कर रहा है कि इस देश के अम्बेडकरवादी नेताओं को एकजुट होना चाहिए, उन नेताओं को एकजुट होना चाहिए जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन को स्थापित करने की बात करते हैं, उन नेताओं को एकजुट होना चाहिए जो बाबा साहेब अम्बेडकर, उनके बाद मान्यवर कांशीराम साहब के सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को स्थापित करने की बात करते हैं। ये पूरा बहुजन आंदोलन, यहाँ जितने नौजवान साथी बैठे हैं आपसे कहूंगा, ये पूरा बहुजन आंदोलन जिसपे फूले, पेरियार, ललई और तमाम महापुरुषों ने अपने आप को खपा दिया, वो आंदोलन सिर्फ 2 शब्दों पर टिका है, और वो 2 शब्द है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति। सामाजिक परिवर्तन वो कि इस भारत से वो जातिगत भेदभाव की नीति खत्म हो, इस भारत से वो गैर बराबरी खत्म हो, जिसकी वजह से हमारे लोगों को आज भी छुआछूत झेलना पड़ रहा है। आर्थिक मुक्ति का मतलब, अगर अंबानी का बच्चा किसी स्कूल में पैसे की वजह से पढ़ रहा है, तो एक गरीब का बच्चा उस स्कूल में पढ़ने से वंचित न रह जाए। अगर आपको एक अंबानी के लड़के की तबीयत खराब है, अगर उसको हॉस्पिटल की बेहतर सुविधा मिल रही है, बेहतर डॉक्टर मिल रहे हैं, तो एक गरीब का बच्चा पैसे की कमी के कारण मर ना जाए, वो आर्थिक मुक्ति, यानी कि हमारे लोगों के पास भी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मोहताज ना हो हमारे लोग, वो आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, वो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन हमारे समाज का था, और ये हमारा विजन है। लेकिन आज जब हम देखते हैं इस महाराष्ट्र के अंदर प्रकाश अम्बेडकर है, रामदास अठावले हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन नेता कहाँ है या क्या नहीं है, लेकिन जिन्होंने जय भीम के उद्घोषण के साथ कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। प्रकाश अम्बेडकर, रामदास अठावले। अगर मैं बहुजन समाज की बात करूं, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप जाएंगे तो माननीय बहन जी हैं, माननीय अखिलेश यादव है, फिर आज चंद्रशेखर आजाद है। आप बिहार जाएंगे, तेजस्वी यादव है, फिर वहां चिराग पासवान है। ऐसी पूरे देश के अंदर फूले पेरियार के मिशन को स्थापित करने वाले बहुत सारे नेता हैं। आज समाज के नेता हमारे बीच आके कहते हैं कि समाज एकजुट हो जाए, समाज एकजुट हो जाए, समाज एकजुट हो जाए। अगर समाज एकजुट नहीं होता तो क्या माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनती? तो समाज एकजुट नहीं है क्या? अगर समाज एकजुट नहीं होता तो क्या यहाँ पे जब हमारे 4 सांसद साल 2003 के अंदर एकजुट हुए थे, प्रकाश अम्बेडकर, रामदास अठावले, जोगिंदर कवाड़े और एक और सांसद जिनका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, क्या वो नेता सदन के अंदर पहुंच जाते? लेकिन आज आप बताइए कि उसके बाद से अभी तक, जब उनके बीच बिखराव हुआ, क्या उसके बाद से वो अभी तक सदन के अंदर पहुंचे? क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि आपस में जिन लोगों के बीच फूट होती है ना,
वो एक एरिया का निगम पार्षद नहीं बना सकते, आमदार खासदार तो आप छोड़ दिए, ठीक है। और हम कहाँ तक की बात करते हैं, प्रधानमंत्री तक बनाने की बात करते हैं। जिस विजन को आज मैं लेके चल रहा हूँ, उस विजन को हमने बीती 23 जुलाई 2023 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से शुरू किया था, और इस उद्देश्य के साथ किया था कि हम अपने अम्बेडकरवादी नेताओं को एकजुट करने के लिए ललकारेंगे और उनको मजबूर करेंगे कि वो लोग एकजुट हों, अपने घमंड को छोड़कर एकजुट हों, और हम महू, इंदौर, देवास, सीहोर, सोनकच, भोपाल, विदिशा, खुरई, ललितपुर, झांसी, डबरा, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, औरैया, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, उसके बाद 4.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद दिल्ली जंतर मंतर पहुंचे, और हजारों की भीड़ ने हमारा समर्थन किया और हमारे साथ इस बात को चीखते हुए चिल्लाते हुए कहा कि हाँ, हमारे नेताओं को एकजुट होना चाहिए। अगर किसी के कानों पे जू नहीं रहेंगी तो किसके कानों पे? हमारे नेताओं के कानों पे। लेकिन आप देखिए 2024 के इलेक्शन में क्या हुआ, सबको पता है ना 2024 के इलेक्शन में क्या हुआ। जिस सदन के अंदर हमें अपना पूर्ण बहुमत चाहिए था, उस सदन के अंदर हम बिल्कुल जीरो हो गए। एक आध सांसद आने से हम कोई बहुत बड़े वो नहीं हो गए धन्ना सेठ, मैं उसको जीरो ही कहूंगा, क्योंकि एक सांसद कभी आपके अधिकार आपके बीच लेके आ सकता है क्या? नहीं लेके आ सकते हैं ना। लेकिन हम बिल्कुल जीरो हो गए। फूले अम्बेडकरी आंदोलन बिल्कुल जीरो हो गया। वैसे तो 131 सांसद वहां पहुंचते ही हैं, लेकिन जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन की बात करते हैं वो लोग वहां नहीं पहुंचे। तब लगा यह वो महाराष्ट्र की धरती, जिस धरती से मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि मैं महाराष्ट्र की धरती पे कई साल लगाकर फिर वापस उत्तर भारत की ओर आया, और जिन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को हरा दिया तो मैं अपने आप को क्या वो समझू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने समझा कि वो समय कुछ और था, वो दौर कुछ और था। लेकिन आज अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस करता हूँ। ये वो धरा है जिस धरा फूले हुए, जिस धरा पे माँ सावित्रीबाई फूले हुई, जिस धरा पे छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, जिस धरा पे शाहू जी हुए, और जिस धरा पे हमारे रहबर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना कारवां चलाया। और इसी महाराष्ट्र की धरती से अगर जय भीम का उद्घोषण, ये फूले अम्बेडकरी आंदोलन पूरे देश के अंदर पहुंचा है, तो ये यही धरा है। मैं इस धरा को और यहाँ के लोगों को भी नमन करता हूँ कि आप लोगों के संघर्ष और त्याग की वजह से हमारे जैसे नौजवान आज मिशन और मूवमेंट के लिए समर्पित हो पाए। अब आपसे छोटी सी बात ये कहूंगा, वो भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 15 सालों से देश के अंदर शासन कर रही है, अच्छे से पता है आपको। भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं खुल के कहूं तो मनवादी विचारधारा, जिस विचारधारा को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बिल्कुल नस्ते नाबूद करना चाहते थे, वो विचारधारा पिछले 15 सालों से देश की शासन सत्ता में काम कर रही है। छोटे छोटे दलों को वो अपने साथ लेने का काम करते हैं। अगर किसी का 1% वोट भी है किसी पार्टी का, तो उस पार्टी को भाजपा एनडीए के रूप में अपने साथ शामिल करने का काम करता है। और देश के अंदर आप देखिए ना, पिछले 15 सालों से उसने क्या बवाल मचाया हुआ। हमारे लोगों के साथ मूछे रखने पर हत्याएं हो जाती है, हमारे लोगों को पानी का मटका छूने पर मार दिया जाता है। यही नांदेड़ में अक्षय भालेराव को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाने के ऊपर चाकू से गोद गोद कर मार दिया। आप देखिए कि आज भी हालात है कि हाथरस के अंदर मनीषा वाल्मीकि की 4 लोगों ने रेप करके हत्या कर दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, और इसी मनवादी व्यवस्था की सरकार स्थापित थी तो आरोपियों के पक्ष में पंचायतें हो रही थी। ये दौर वो है जब आजादी का 77 साल हम लोगों ने पार कर दिया। उस दौर में यह हालत है जब संविधान इस देश में स्थापित है। वही भारतीय जनता आज भी शासन सत्ता पे स्थापित है। क्यों? क्योंकि वो अपनी विचारधारा का एक ऐसा समुद्र है कि वो सब लोगों को अपने साथ एकजुट करने का काम करती है। वो कभी टांग खिंचाई करने का काम नहीं करती है। अगर वो मनुवादी विचारधारा के लिए काम करने वाला कोई भी शख्स है, वो उसको अपने आप में समा लेती। अब दूसरी ओर अगर आप आएंगे तो कांग्रेस पार्टी, जिसने देश में 70 से 75 साल राज किया, जिसने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जीते जी सम्मान नहीं दिया और मरणोपरांत भी सम्मान नहीं दिया, वो कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे पीठ में हमेशा से छुरा घोंपा, उस कांग्रेस पार्टी, उस गठबंधन ने, आप देखिए उस कांग्रेस पार्टी ने भी छोटे छोटे दलों और कई स्टेटों के मुख्यमंत्रियों के साथ गठबंधन किया, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते थे कि एक सरकार में पहुंचने के बाद, शासन सत्ता में पहुंचने के बाद ही हमारी तरफ जो ईडी इनकम टैक्स आता है उसको हम रोक सकते हैं। कांग्रेस की कोई विचारधारा है क्या सर? बताइए यादव जी, कांग्रेस की कोई विचारधारा है? कोई विचारधारा नहीं है। अगर इस देश में विचारधाराएं काम करती हैं तो 2 विचारधाराएं काम करती हैं, एक मनुवादी विचारधारा और एक
अम्बेडकरवादी विचारधारा, लेकिन मनुवादी विचारधारा तो अपने ऊपर स्थापित है। वो लोग गठबंधन करके स्थापित हो सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि इस देश के वो 85% तबका जिसकी उन्नति और प्रगति के रास्ते ही सत्ता तक पहुंचने के बाद खुलेंगे, तो उसके नेता आखिर क्यों एकजुट नहीं हो रहे? उसके नेता आखिर क्यों गठबंधन नहीं बना रहे हैं? अगर हम गांव-गांव, गली-गली, हमारे साथी प्रताप सिंह अहिरवार जैसे लोग और हमारे ये अदनक से लड़के ये अगर घूम रहे हैं तो किस लिए घूम रहे हैं? सिर्फ इसलिए घूम रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशी राम साहब का जो त्याग और समर्पण और बलिदान इस समाज के लिए था, वो बलिदान बिल्कुल व्यर्थ ना चला जाए। हमारे नेताओं की आपसी भड़ास में, हमारे नेताओं के अहम, हमारे नेताओं के घमंड में वो त्याग, वो समर्पण, वो बलिदान नस्ते नाबूद ना हो जाए। आप मुझे बताइए कि नेताओं से समाज है या समाज से नेता? बताइए ना, नेताओं से समाज या समाज से नेता? लेकिन आज हमने क्या किया? अपने नेताओं को बेलगाम घोड़े की तरह काम करने दिया और हमारे नेताओं ने क्या किया? हमारे पूरे फूले अम्बेडकरी आंदोलन को बिल्कुल नस्ते नाबूद कर दिया। जिन लोगों की सत्ता के अंदर भागीदारी नहीं होती है ना सर, उन लोगों के साथ शोषण, अत्याचार निरंतर होते रहते हैं। जिन लोगों के आमदार और खासदार नहीं होते ना, उन लोगों की पुलिस के अंदर सुनवाई नहीं होती। जिन लोगों का कोई पैरोकार नहीं होता, जिन लोगों के कोई हुक्मरान नहीं होते, उनको वो कहते हैं ना, अगर सर से बाप का साया उठ जाता है ना, सर से अगर बाप का साया उठ जाता है तो पड़ोसी की आंखें बदल जाती हैं। बदल जाती है, नहीं बदल जाती हैं? पड़ोसी सही से बात नहीं करता है। और यहाँ तो देश में शासन सत्ता पे स्थापित होने की बात कर रही है। इस महाराष्ट्र के अंदर आपका एक भी सांसद नहीं है समाज का। कितना बड़ा है महाराष्ट्र, है ना, बहुत बड़ा। लेकिन यहाँ क्या हमारे एक भी संसद है? और आप अब ये सोचो कि हमारे अधिकारों की कहीं से वो बचाव हो जाएगा, तो आप भूल रहे हैं। तो सिर्फ हम इसलिए घूम रहे हैं कि हम पूरे देश में घूम के एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जो हमारे नेताओं को मजबूर करे एकजुट होने पे। और अगर हमारे नेता एकजुट नहीं हुए तो हम एक ऐसी आवाज बना के दिल्ली के अंदर इकट्ठा हो कि हमारे नेताओं की रातों की नींद आराम हो जाए और ये सोचने में मजबूर हो जाए कि भैया अब तो एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा समाज ही हमसे बगावत पे उतर आया है। और जब आप वो बगावत पे उतर आएंगे तो आपको लिख के देता हूँ 110% कि हमारे नेताओं को मजबूरन एक आप मुझे बताइए कि क्या एकता की बात करना गलत है? बहुत सारे लोग कहते हैं हम अपने नेताओं को एकजुट करना है, लेकिन किसी ने कभी जमीन को सर के एकजुट करने का प्रयास किया? लेकिन आज हम कर रहे हैं तो साथ देने में कोई तकलीफ है क्या? आप मुझे बताइए क्या मेरे विजन में कहीं कोई कमी है या हम लोगों के विजन में कोई कमी है? जब इस देश में गांधीवादी विचारधारा स्थापित हो सकती है, जब इस देश में मनुवादी विचारधारा स्थापित हो सकती है, तो क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले लोग प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं। तो बस आप सबको सत्ता में स्थापित करने के लिए हम काम कर रहे हैं और हमारे नेताओं को एकजुट करके हमें क्या बनाना है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री किस लिए बनाना है? ताकि हम लोग आर्थिक मुक्ति और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को स्थापित कर सके। और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह भी कि हम लोग इस मार्च को नागपुर में 14 अक्टूबर को समाप्त करने वाले हैं महाराष्ट्र के। और जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था देश की सत्ता को हथियाने का, तो उनका एक और सपना था कि भारत को बौद्ध में बनाना। तो हमने ये फैसला लिया कि हम आने वाली 14 अक्टूबर को नागपुर दीक्षा भूमि जब अपने मार्च का समापन करेंगे, तो जितने साथी वहां पहुंचेंगे हम पूरे देश भर से लोगों को बुलाएंगे और हम तथागत बुद्ध के धर्म की दीक्षा लेंगे। और दीक्षा लेने के बाद ठीक 1 साल बाद हम एक आंकड़ा लगाएंगे कि दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर इस देश में सबसे बड़ी, हमारे नेताओं को हमने कितना कितना मजबूत किया ना, लेकिन हमारे नेताओं ने सत्ता की ओर बढ़े, एकता की बात करी, शिक्षा की बात करी। लेकिन अरे 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब अम्बेडकर ने कैसा धम्म अपनाया था, जिस धम्म को अपनाने के बाद सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद तलवार छोड़ दी थी। तो ऐसे मानवतावादी धम्म को आप लोगों के सामने कब अपनाओगे? आप लोगों के बीच उस विचार को कब पहुंचाओगे? तो अब तो हम 2 बात कहेंगे कि बहुजन नेताओं साथ में आओ और बहुजन नेताओं तथागत बुद्ध के धम्म को अपनाओ। तुम्हारी ये चालसाजी नहीं चलेगी। अब आप लोगों को अगर समाज में काम करना है तो स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि अगर आप अम्बेडकरवादी हैं तो सच्चा और पक्का अम्बेडकरवादी वही होगा जो बाबा साहेब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को फॉलो करेगा
और तथागत बुद्ध के धर्म की शिक्षा लेगा, वरना वो हमारे समाज का नेता नहीं हो सकता। इसीलिए हम 14 अक्टूबर को धम्म की दीक्षा लेंगे और उसके बाद अपने तमाम साथियों को देश भर में घूम के जितना लोगों को हम धम्म के बीच लेके जा सकते हैं, जितने लोगों को धम्म की ओर आकर्षित कर सकते हैं, हम लोग धम्म की ओर आकर्षित करेंगे। क्योंकि भाजपा इसलिए कामयाब होता है क्योंकि उसके पास धर्म है और वो धर्म सिर्फ भारत तक स्थापित है और हमारा धर्म तो पूरे विश्व में स्थापित है। तो हम उसको अपना तो हम पूरे विश्व का सबसे बड़ा मानवतावादी धर्म तथागत बुद्ध के धर्म को अपनाकर इसको भी पूरे देश में लेके जाएंगे। अगर हमने कुछ बात थोड़ी कड़वी कहती हो तो सर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं एक अम्बेडकरवादी हूँ। अगर मुझे कुछ बात लगती है तो मैं कह देता हूँ। और मेरा नाम अभिषेक जाटव है, मुझे बहुजन शायर के नाम से लोग जानते और पहचानते हैं। कभी ना कभी आपके सोशल मीडिया पे कोई ना कोई बात हमारी ज़रूर पहुंची होगी। मैं हालांकि महाराष्ट्र की धरती पे पहली बार आया हूँ, लेकिन आप कभी उत्तर भारत में आएंगे तो इस नाम को अम्बेडकरवादी पहचाने या ना पहचाने, लेकिन मनुवादी विचारधारा के लोग इस नाम को बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि जो हमारे समाज पे शोषण करता है, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, जो हमारे समाज पे शोषण करता है, जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को लूटने का काम करता है या हमारे समाज के लोगों को सताने का काम करता है, मैं उन्हें अपनी जूते से पानी पिलाने का काम करता हूँ। ये मेरी पहचान है। इसी पहचान के साथ आखिरी में जिस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मरणोपरांत मान्यवर कांशीराम साहब ने जीवित किया था, हम उस मान्यवर कांशीराम साहब के विजन को दोबारा समाज के अंदर जीवित करने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।